जय हिंद। वेलकम टू सीईटी कॉन्सेप्ट माइंड्स। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और न्यू ईयर के दिन आज हमारा लेक्चर नंबर 6 आ रहा है, जो पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यू सीरीज है। उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस निकाल के जो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं उसको लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस द पॉलिटिक्स इन श्रीलंका वाज डोमिनेटेड बाय फोर्सेस रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ विच कम्युनिटी। अपनी स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों का दबदबा बना रहा। तो वी ऑल नो दैट वाज तमिल क्रिश्चियंस, मुस्लिम नहीं, मेजोरिटी ऑफ सिंहला। हाँ, तो सिंहली जो कम्युनिटी थी, जो नेटिव श्रीलंका की कम्युनिटी है, उसका प्रभुत्व ज्यादा हो रहा था बजाय और वहां पे तमिल के लोग भी रहते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया का मैप और श्रीलंका का मैप अगर एक साथ एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, यहाँ पे तमिल की जनसंख्या ज्यादा है और बाकी के एरियाज में सिंहली लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। और ये क्या है, तो भाषाई आधार पे ये सिंहली और तमिल समुदाय बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शार्क को किस बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है जिसने इसकी सफलता को सीमित कर दिया। What major challenge has शार्क फेस्ड लिमिटिंग इट्स सक्सेस। ठीक है, तो यार शार्क में जो हम जानते हैं हमारे साउथ एशिया के कुछ देश हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है, सदस्य देशों से धन की कमी, लैक ऑफ फंडिंग फ्रॉम मेंबर स्टेट्स। नहीं, इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट करता है, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कंट्रीज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फंडिंग की तो कमी नहीं है, इतनी कमी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ना चल सके। ठीक है, सार्क का एक अपना ये भी है, यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, सार्क यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सदस्यों के बीच लगातार बने रहने वाले राजनीतिक मतभेद। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें मेजरली जो दो आपने सदस्य देश हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये जो सार्क है ना, इन दोनों के मतभेदों का प्रकट करने वाला एक मंच बन गया। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, इस तरह का ये संगठन माना जाने लगा। तो इनमें मतभेद ज्यादा होते हैं। अगला देखते हैं, चीन और अमेरिका। यार चीन और अमेरिका तो सार्क से संबंधित ही नहीं है, बिकॉज सार्क एक इंडिपेंडेंट अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना। आगे बढ़ते हैं, डिसएग्रीमेंट्स ओवर ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार शुल्कों पर असहमति। तो यार व्यापार पर ही असहमति है। इंडिया ने पाकिस्तान से अपने जितने भी ट्रेड थे इसको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको सस्पेंड कर दिया। तो इस तरह से ट्रेड पे ही, मतलब ये व्यापार पे ही प्रतिबंध हो रहे हैं। अभी तो बांग्लादेश के साथ भी हम देख रहे हैं कि काफी व्यापार बंद हो गया। वहां से इलीगल अब ट्रक वगैरह आ रहे हैं त्रिपुरा के रास्ते या फिर जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स है उसके रास्ते, तो उनको वहां के गांव वाले मिलकर रोक रहे हैं, बीएसएफ रोक रही है। तो इस तरह की डेली वीडियोस आती रहती है। करंट अफेयर वाली एक सीरीज या इंटरनेशनल अफेयर वाली कोई एक अगर मैं सीरीज करूं तो वहां पे मैं इस तरह की चीजों को आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपका जो माइंड है वो खुले थोड़ा सा, कि विश्व में और कंटेम्प्रेरी जो चीजें चल रही होती हैं वो हमारे पॉलिटिक्स को कैसे डिटरमाइन करती है, हमारे जो विदेश नीति है उसको कैसे डिटरमाइन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट का पूर्ण रूप क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये शायद पिछली पीपीटी का क्वेश्चन आ गया, इसमें देखते हैं। ट्रीटी सही, टैक्टिस था, आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट दैट ना। ओके, सो 1999 में पाकिस्तान में एक सैन्य तख्ता पलट में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किसने हटाया। इन 1999 हु रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन अ मिलिट्री कू इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना जनरल, इन सभी ने एक एक बार तख्ता पलट किया है। और 1999 में परवेज मुशर्रफ जो है ये था वहां का आर्मी जनरल, इसने तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को हटा दिया। फिर 2005 में नवाज शरीफ दोबारा जीते, फिर उसके बाद वो गद्दी छोड़ के भाग गए। उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए इमरान खान आए, इमरान खान को अभी जेल में डाल दिया है। आई थिंक 879 या 878 जो है उनका कैदी नंबर है। तो इस एक पर्टिकुलर नंबर से भी पाकिस्तान में लोगों को बहुत तकलीफ है जो वहां के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। और शहबाज शरीफ है जो अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खुद को कहता है नहीं, वो संभाल उसको आसिम मुनीर ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री डेमोक्रेसी, उनकी अलग ही चलती है डेमोक्रेसी जिसको मिलिट्री कंट्रोल करती है। आपने कभी सुना है मिलिट्री अपने प्रोडक्ट्स निकाल रही होती है, चीजों बेच रही होती है, दूध निकालती है मिलिट्री, अपने फौजी ब्रांड बना रखा उन्होंने, उसके तहत पता नहीं कितनी चीजें, सैकड़ों चीजें जो कंज्यूम करते हैं लोग उसको बना रही है यार पाकिस्तान की फौज, तो उस जगह पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो अभी शहबाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ जिसको हटाया था ना तख्ता पलट में, ये नवाज शरीफ उसी का छोटा भाई है शहबाज शरीफ।
और अभी भी कह सकते हैं हम कि यार उसका वहां का शासन शहबाज शरीफ से ज्यादा वो चला रहा है, क्या नाम है उसका, आसिम मुनीर, बैंड बाजा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में अधिकांश संघर्षों और सहकारी प्रयासों में भारत की भूमिका इतनी केंद्रीय क्यों है? वाई इंडियाज रोल सो सेंट्रल टू मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स इन साउथ एशिया। तो अपनी विशाल सैन्य और आर्थिक शक्ति के कारण, काइंड ऑफ सही है ये भी कि हम वी आर द डोमिनेटिंग इकोनॉमी एंड डोमिनेटिंग मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। बट आगे ऑप्शन को देखते हैं। एक क्षेत्रीय नेता के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका के कारण, सही बात है, हम क्षेत्र में जो एक, जैसे मैं आपको बताऊं 1935 से पहले जो बर्मा है वो भी इंडिया का पार्ट था, और बर्मा मॉडर्न डे म्यांमार है, ठीक है। अफगानिस्तान से लेकर के हम इधर पूरा जो साउथ एशिया है ना जिसको आज कहते हैं, वो सारा एक टाइम पे कवर करते थे। तो उस पूरे रोल में एक लीडर की तरह इंडिया तो है ही। इसके भूगोल के कारण जहां केंद्र में स्थित और अन्य सभी सदस्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये जो है ना ऑप्शन सी, ये सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है इन दो ऑप्शनों में भी। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, अपनी परमाणु शक्ति के दर्जे के कारण। तो परमाणु शक्ति यार सिर्फ इंडिया के पास नहीं है, साउथ एशिया में पाकिस्तान के पास भी है, और पाकिस्तान का प्रभुत्व तो ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि वो सन की है, उसके परमाणु की शक्ति पता नहीं किसके पास है, कौन वहां से चोरी करके ले जाए, कौन कहां चला दे, तो उसका प्रभुत्व तो ज्यादा होना चाहिए था ना कायदे से। बट इंडिया की भौगोलिक स्थिति भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, ठीक है, और ये केंद्र में स्थित है और अन्य सभी सदस्यों के साथ सीमा भी साझा करता है, एक नेता भी है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन काइंड ऑफ सही है, बट इसमें सबसे इंपैक्टफुल ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह युद्ध के बावजूद श्रीलंका किन उपलब्धियों को हासिल करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक था? डिस्पाइट द सिविल वॉर श्रीलंका वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव व्हाट? तो सार्वभौमिक साक्षरता तो बहुत बाद आई है वहां पे। जनसंख्या वृद्धि की दर में सफलतापूर्वक नियंत्रण उन्होंने किया था, ठीक है। परमाणु शक्ति बनना आज तक नहीं है, श्रीलंका इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर, है ना। एंड भारत के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करना, तो ये चीजें चलती रहती है यार। मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है एफटीए, इंडिया के अभी इंडिया ने बहुत से देशों के साथ एफटीए साइन किया हुआ है, जिसमें काइंड ऑफ एफटीएज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी देशों के साथ ऐसा है कि हम कोई कस्टम ड्यूटी लेंगे नहीं, है ना, एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे, तो इस तरह के नहीं होते। एफटीएज की कुछ सभी देशों के साथ शर्तें होती हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या था? जनसंख्या वृद्धि की दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत किस बात से हुई? व्हाट? ये पीडीएफ बनाने वाले को एक दिन ठीक करना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। अच्छा, व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट इन नेपाल? द किंग्स डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट इन 2002। त्रिकोणीय संघर्ष जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये माओवादी लोग थे ना, जब इनका उदय हो गया तो उसके बाद ये त्रिकोणीय शासन की शुरुआत, त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ये भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन 1990 के लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन, तो इसका यही आंसर है ऑप्शन बी। जब सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखने वाले माओवादी दलों का उदय हुआ था, तो इस वजह से नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष हो गया था। मतलब एक तरफ राजा था, एक तरफ ऐसे लोग थे जो डेमोक्रेसी को चाहते थे, एक तरफ माओवादी लोग थे, तो ये त्रिकोणीय मतलब ट्रायंगुलर स्पॉट बन गया था, उधर संघर्ष बहुत हो रहा था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।